नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़ लाइव। इस समय आप जुड़ गए हैं विमर्श न्यूज़ के फेसबुक पेज से। शाम को 5 बजे हर रोज़ हम जुड़ जाते हैं फेसबुक पेज से। आप भी जुड़ जाइए हमारे इस कार्यक्रम में। दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ शाम को 5 बजे हम फेसबुक लाइव से जुड़ते हैं और खबरों पर चर्चा करने के लिए हर रोज़ अतिथि के तौर पर हमारे साथ एक कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जरूर रहते हैं। तो आज हमारे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए अजय सिन्हा जी, जो सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हम तो उनको कहते हैं कि वो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और उनकी एक अच्छी समझ समाज की व्यवस्था पर और राजनीति पर भी उनकी रहती है। तो उसका विश्लेषण वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसलिए आज अतिथि के तौर पर हमने अजय सिन्हा जी को यहाँ बुलाया। आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज़ में। हम लोग खबरों पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये प्रतीक के तौर पर आपको बताते हुए कि हमने ये जो मास्क पहन रखा है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का संकट अभी है, इसलिए सावधानी और सजगता सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इसीलिए प्रतीक के तौर पर हम दोनों ने ये मास्क पहन रखा है। हालांकि हम लोगों ने टीका ले रखा है और हमारा यह स्टूडियो पूरी तरह से सैनिटाइज्ड है, इसलिए आपसे बातचीत करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम ये मास्क अभी निकाल रहे हैं। लेकिन आपसे आग्रह है, मास्क जरूर पहनें। भीड़ भाड़ की जगहों पर अगर आप जा रहे हैं तो बिना मास्क के मत जाइए, अगर ज़रूरी ना हो तो जाइए ही मत। देखिए, पिछले 24 घंटों में, हालांकि पिछले 2 दिनों के बाद आज थोड़ी राहत की बात ये हुई है कि देश में पिछले 24 घंटों में कल जो संख्या 40,000 की थी, आज वो 30,549 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ये 30,000 की संख्या भी बहुत छोटी संख्या नहीं है। ये राहत की बात है कि पिछले 24 घंटों में 422 लोगों की जान गई है। कल वो संख्या 600 साढ़े 600 के आसपास थी। तो पिछले 2 दिनों में ये संख्या थोड़ी घटी है, लेकिन 30,000 की संख्या छोटी संख्या नहीं है। बड़ी बात यह है कि केरल में कोरोना विस्फोट, केरल में स्थिति कंट्रोल से बाहर है। महाराष्ट्र में 78,000 एक्टिव, और देखिए कर्नाटक में 24,000, उसी तरह से आंध्र प्रदेश में 20,000, तमिलनाडु में भी 20,000 से ज़्यादा नए मरीज। तो आप सोच सकते हैं कि हालात दक्षिण में ज़्यादा खराब है। और ये जो कोरोना का ये डेल्टा वेरिएंट है जो तेज़ी से फैल रहा है, दुनिया के 132 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है, उसका खतरा अभी बरकरार है। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए और कोरोना के लिए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पालन जरूर कीजिए। जरूरी यह भी है कि आप टीका केंद्रों पर जाइए और टीका भी लीजिए। राज्य सरकार, बिहार की सरकार कहती है कि अभी तक हमने 2 करोड़ 22 लाख लोगों को टीका दे दिया है और दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को का लक्ष्य रखा है। लेकिन बिहार के टीका केंद्रों पर आप जाकर देखिए, किसी को टीका नहीं मिल रहा, कोवैक्सीन नहीं है। लोग लंबी कतार में लगते हैं और कुछ घंटों के बाद उनको ये पता चलता है कि आज का कोटा खत्म हो गया। तो बिहार को जो 16 लाख का डोज मिलने वाला था, बृहस्पतिवार को ही मिलने वाला था, उसकी पूरी खेप अभी तक नहीं आई है। इसलिए बिहार में टीका की एक मुश्किल है। फिर भी आपसे आग्रह है कि टीका केंद्रों पर जाइए और टीका जरूर लगवाइए। जीवन रक्षा के लिए टीका बहुत जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक कम से कम एक डोज 46 करोड़ लोगों को, क्षमा करें, 47 करोड़ 22 लाख लोगों को टीका दिया जा चुका है। एक टीका तो मिल ही गया है, दूसरा कब मिलेगा? तो जो एंटीबॉडी बनी है लोगों की, वो 67% लोगों की बनी है। इसका माने ये हुआ कि लगभग 40% लोग अभी भी गहरे संकट में हैं। इसलिए सावधान और सजग रहने की ज़रूरत है। हमारे साथ अजय सिन्हा जी हैं, हम इस पर उनसे बातचीत करेंगे। कोरोना ख़त्म हो गया या लोग उसको ईजी ले रहे हैं, बहुत आराम से अब बाज़ारों में घूमने लगे, और टीका को लेकर भी एक असमंजस की स्थिति है। सबसे पहले तो ये रविरंजन जी, मैं कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से जी कि सभी लोग टीका लगाएं। इसमें बहुत सारे अफवाह हैं जो चल रहे हैं मार्केट में। जैसे ये एक हाल का अफवाह है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी क्यों सामने ले आया मुझे पता नहीं, लेकिन ये अफवाह है कि दोनों टीके लगने के बाद जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो 2-3 महीने के बाद काफ़ी गिर जाती हैं। ये गलत बात है। एक्चुअली टीके से टी सेल्स जो है वो बनते हैं बॉडी में, जो बॉडी को लड़ना सिखा देता है परमानेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
इसलिए इस गलत अफवाह में नहीं, हालांकि ये सही बात है कि एंटीबॉडीज गिरती हैं, लेकिन इस एंटीबॉडीज गिरने के साथ में बॉडी में टी सेल भी बन जाते हैं जो कि उसको लड़ना से लंबे समय तक का यही सिस्टम है वैक्सीनेशन का, यही मतलब होता है। मैं चूंकि साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैं इतना जानता हूं कि ये कोई भी वैक्सीनेशन का यही मतलब होता है। इसलिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि बिना किसी अफवाह में पड़े हुए टीका लगाना चाहिए। दूसरी बात कि डेल्टा वेरिएंट का आगमन शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में भी काफी संख्या बढ़ रही है, साउथ के राज्यों में बढ़ रही है, अभी बिहार में बहुत कम है, निश्चित ही बहुत कम है और खतरा कम है। भ्रम में है कि कौन सा वेरिएंट है, कभी डेल्टा को समझ में आता है, कभी लगता है कोई नई बात है। हाँ, और पूरी दुनिया में भी डेल्टा वेरिएंट काफी है और डेल्टा वेरिएंट के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उन बातों में मुझे लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, कितना इन्फेक्शस है नहीं है, ये बातें डॉक्टर की बात है। हमारी बात है कि हम सुरक्षा लें और बाकी जो प्रोटोकॉल है वो माने। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो व्यवस्था करनी है वो जो नहीं कर रही है उसके प्रति सचेत रहें। जहां तक प्रभाव बनाया जा सके, कुछ दबाव अगर बनाया जा सके तो वो भी बनाया जाना चाहिए हर माध्यम से। सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों जब दूसरा लहर चल रहा था तो ऑक्सीजन की कितनी कमी देश में हुई थी, सैकड़ों लोग, हजारों लोग ऑक्सीजन के बिना मरे थे। हालांकि सभी सरकारों ने बड़ी बेशर्मी से यह कह दिया कि ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं मरा, लेकिन आप देखिए कि ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए किस तरह से मारामारी हो रही थी। अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, उनके बेड पर अगर ऑक्सीजन मिल गया तो एक ही सिलेंडर से 4, 5, 6 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा था और सैकड़ों लोग ऑक्सीजन के बिना मरे। सरकारी अस्पतालों में जो व्यवस्था है, बिहार की सरकार में, चूंकि मैं पटना में इस समय हूँ इसलिए मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकारी व्यवस्था ये है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने ये कहा कि बिहार के 533 पीएचसी को हम जल्दी ही 30-30 बेड का हॉस्पिटल बना देंगे और ऐसा बना देंगे कि हर बेड पर ऑक्सीजन जा सके। 200 किलो मिली लीटर होता है ऑक्सीजन, उतनी जो कोटा थी वो बिहार की सरकार ने तो 77 का ही मांग किया था, केंद्र ने उनको 200 का दिया, वो भी हम कंज्यूम नहीं कर पाए। हमारे पास सिलेंडर नहीं था और रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब जो कह रहे हैं 30 बेड का अस्पताल, लेकिन इसको लार्जर पिक्चर में देखना चाहिए। ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं कि किसी बता, ये तो एक्चुअली केंद्र का प्राइमरी ड्यूटी बनता था कि आप पूरे राज्यों में पहले से मॉनिटर करें। करिए आप ये ठीकरा फोड़ने की बात नहीं है कि बिहार ने नहीं यूज किया, ठीक है, बिहार ने तो नहीं ही यूज किया और इसके लिए इसको दोष देना चाहिए, लेकिन ये प्राइमरली केंद्र सरकार की फेलियर है और उसको किया जाना चाहिए और ये केंद्रीय ड्यूटी बनती थी कि इसको ठीक से व्यवस्था नहीं। मैं ये कह रहा था कि अस्पतालों को दुरुस्त करने की बात जो आप कह रहे हैं कि आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, सरकारी भवन है, सभी अस्पतालों के भवन है, उसमें आप 30 बेड का अस्पताल तो बना ही सकते हैं, लेकिन दूसरा वो लहर खत्म हो गया, तीसरा आने को है, लेकिन केवल बयानबाजी कर रहे हैं, आप अस्पतालों को दुरुस्त नहीं कर रहे। आपके 533 अस्पतालों को भी अगर आप ठीक कर लीजिए और इसी तरह से दूसरे राज्यों की, ये केवल बिहार की बात नहीं है, दूसरे राज्यों के भी पीएचसी हैं, गाँव तक जो अस्पताल हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि लोग अपने गाँव के आसपास ही अपना इलाज करा सकें, उनको वहीं पर ऑक्सीजन मिल जाए, उनको वहीं पर दवाई मिल जाए। ये व्यवस्था कर लेना, तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए, जिसमें देरी पिछले बार भी हुई थी सैकड़ों और अगली बार भी होने की संभावना है। ये गांव की स्थिति, गांव की पिक्चर तो बहुत खराब है, बहुत मुश्किल, बहुत खराब है। खास के महिलाओं को अगर लें, मैंने मैं तो चूंकि एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं जानता हूँ कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर महिला बीमार नहीं रहती है और जो उनको जो विशेष तरह की बीमारियां होती हैं महिला होने की वजह से, उससे पूरा का पूरा गांव पीड़ित रहता है और हम लोग ये इलाज कराते कराते थक जाते हैं, पीएमसीएच में लाए, बाकी जगह लाए और यूट्रस से संबंधित और बाकी सारी जो है कई समस्याएं रहती हैं, तो ये सब भी नहीं है और कोरोना की तो कोई व्यवस्था गाँव में नहीं है। सच यही है, सच यही है। प्रसव के दौरान तो सैकड़ों महिलाएं अस्पताल जाते जाते मर जाती हैं, अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाती। ये एक गंभीर समस्या है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्थित करना, प्रधानमंत्री ने तो ऐलान कर दिया कि उनके फंड से बिहार के भी 15 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले थे और देश में, पूरे देश में लगने वाले थे, लेकिन बिहार में उन प्लांट का क्या हो रहा है अभी तक हम लोगों को नहीं पता चला है कि वो सब बने कि नहीं बने, वो ऑक्सीजन प्लांट जो बनने वाला। तो ये इन सब तैयारी करनी जरूरी है। इसलिए आपसे एक बार फिर आग्रह
कि आप कोरोना से सचेत और सतर्क रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहिए, मास्क पहनिए, हाथों को धोइए, सैनिटाइज कीजिए और अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो भीड़ भाड़ के इलाकों में मत जाइए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी आज की दूसरी खबर। हम इसको पहली खबर, चूंकि कोरोना अपडेट तो रोज़ हम लेते ही हैं, पहली खबर आज देश की सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी के तेवर ने विपक्षी पार्टियों को जोश से भर दिया। आज राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सुबह में ही विपक्षी दलों को अपने घर पर चाय नाश्ते पर बुलाया और उस चाय नाश्ते पर उनकी राहुल गांधी की इस टी पार्टी में 17 पार्टियां पहुंची। हालांकि बाद में ये खबर आई कि 14 विपक्षी पार्टियों ने राहुल गांधी की टी पार्टी में हिस्सा लिया। उसमें बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इस बैठक में जाने से इनकार कर दिया। वहां पर सभी विपक्षी दलों ने एक राय उनकी यही बनी कि पेगासस जासूसी कांड पर, महंगाई के सवाल पर और किसानों के मुद्दे पर सरकार को हर सूरत में घेरना है और बात तो ये थी कि सदन की कार्यवाही तब तक नहीं चलने दी जाएगी जब तक सरकार इस पर सदन के भीतर बहस करने को तैयार नहीं हो। और तब राहुल गांधी के नेतृत्व में हल्ला बोल, जिसको हम कह सकते हैं सरकार के खिलाफ हल्ला बोल हुआ। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी के साथ साइकिल मार्च किया। साइकिल पर राहुल गांधी जब आगे आगे चल रहे थे तो राजद के सांसद प्रमोद झा उनके साथ थे। राहुल गांधी ने अपनी साइकिल के आगे एक तख्ती लगा रखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था गैस का सिलेंडर 850 रुपये से ऊपर। तो ये महंगाई के सवाल को लेकर राहुल गांधी ने साइकिल मार्च किया। पेगासस जासूसी कांड एक ऐसा कांड है जो सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। आज 14 विपक्षी पार्टियों ने जो साइकिल मार्च किया और संसद की ओर कूच किया, उसका मसला यही था कि पेगासस जासूसी कांड पर सरकार को हर हाल में घेरना है। अब एनडीए के बहुत बेहद करीबी सहयोगी नीतीश कुमार भी यही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो जानी चाहिए। आज भी ये एकदम बिल्कुल नई खबर ये है कि नीतीश कुमार के सांसद कौशलेंद्र कुमार, जो जदयू के सांसद हैं, उन्होंने दावा किया है कि उनकी फ़ोन टेपिंग हुई है और इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी जो एनडीए में ही हैं, इन दिनों जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उधर देश के 5 बड़े पत्रकारों ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, परंजय गुहा ठाकुर, SNM आदवी, प्रेम शंकर झा, रुपेश कुमार और इप्सा सताक्षी, ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट ये आदेश करे कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो कहना नहीं होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में मुश्किल में फंस गई है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? रविरंजन जी, ये जो पेगासस का मामला है, अब तक तो सरकार को गिर जाना चाहिए था। यह आश्चर्य की बात है और जो बीजेपी स्टाइल जो पॉलिटिक्स है, जिसमें वो किसी भी मसले पर झुकने को तैयार नहीं होती है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना चाहती है और उसको लगता है कि अभी भी झूठ बोल के सांप्रदायिकता का जो जहर फैला करके अंततः हम जीत हासिल कर लेंगे। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि उसकी पॉलिटिक्स क्या है। ये कहने की बात नहीं है, 7 सालों में लोगों ने देखा है जिस तरीके से झूठ बोला जाता है। जन सरोकार के मामलों पर भी इतना बड़ा झूठ बोला जाता है, जैसे कह दिया गया कि ऑक्सीजन के बिना किसी की मृत्यु नहीं हुई है। ये तो आश्चर्यजनक है। तो पेगासस जैसे मामले पर क्यों नहीं झूठ बोलेंगे? ये तो ये बात है। दूसरी बात है कि देखिए, ये जो पेगासस का मामला फोन टेपिंग का मामला नहीं है। आप सारे इंस्टीट्यूशंस, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप उनके बड़े बड़े पदों पर आसीन लोगों के फोन टेपिंग कर रहे हैं। वो फोन टेपिंग भी नहीं है, एक ठीक ही राजीव गांधी का ये कहना ठीक है कि एक हथियार है जो आप फोन में डाल देते हैं और फोन में डाल देते हैं और सारी एक्टिविटी, सारा फोटो, सारी बातचीत, सब कुछ आप टेप करते हैं, जान लेते हैं और फिर उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं। तो ठीक है, आप विरोधियों के सारी स्ट्रेटजी को या उनके स्ट्रेटजिस्ट की स्ट्रेटजी को आप जान लेते हैं। यहां तक तो फिर भी समझ में बात आती है कि सत्ता की लड़ाई है, चलिए हो गया। पूरे आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से जजों
जजेस को भी आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जर्नलिस्ट तो को ये भी है। आप- और अभी तक सुप्रीम कोर्ट इस पर सुओ मोटो नहीं ली है। हाँ। ये भी एक माने ठीक बात नहीं है, इशारा ठीक नहीं है। और हालांकि अभी जब ये रमन्ना साहब आए हैं, चीफ जस्टिस आए हाँ, हैं, तो एक उम्मीद तो थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया जाएगा। हाँ। लेकिन जो हालात हैं उसमें कहाँ तक वो भी जाएंगे इसका कहना मुश्किल है। हाँ, जैसे इनके बाद चंद्रचूड़ को बनना है, नहीं उनके बाद एक और किसी को बनना है, लेकिन बीच में थोड़े समय के लिए, हाँ। लेकिन बाद में उनको लंबे समय के लिए चंद्रचूड़ को बनना है। हाँ। तो ये देखा जाना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि इसको बनाया जाना चाहिए। महंगाई तो आसमान छू रही है, और महंगाई पहले मतलब जिसको कहा जाता है बेस गुड्स, जिस पर जीवन की आवश्यक वस्तुएं, मतलब जनता जिन चीजों का उपयोग कर रही है, इसमें देखिए मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, इसमें मसला यह नहीं है सिर्फ, बस मैं इतनी बात कह के खत्म करूंगा कि सिर्फ ये नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रही है दाल में, तेल में, खाद्य तेल में, तो सीधे सीधे सट्टेबाजी है। अच्छा। इसको ये बातें तो राजीव गांधी भी नहीं बोलते, और ये तमाम पार्टियां जो सत्ता की दावेदार बनने के लिए मुंह उठाए खड़ी हैं, वो दरअसल अक्सर में ये देख लीजिएगा, जैसे आप देखेंगे कि जो खाद्य तेल का इतना दाम बढ़ा, ठीक है, वो वर्ल्ड में क्राइसिस आया, उत्पादन का संकट आया, चीन से मांग बढ़ी, वो सब ठीक है, लेकिन इतना दुगना हो जाना, 214 रुपये तक तेल चला गया, सरसों तेल चला गया, ये ऐसे ही नहीं हो सकता है। और इतनी, इसका मतलब सट्टेबाजी की गई, यानी कि अच्छा मांग कम है, मतलब आप देख लीजिए मांग कम है, दाम बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, इसमें तो सट्टेबाजी के अलावा कुछ मामला ही नहीं बनता है। इसका मतलब आप प्रोडक्शन को रोक रहे हैं, आप जो ये है जो निकासी है आप उसको रोक रहे हैं, इन्वेंट्री को रोक कहीं पर में जाम किए बैठे हैं, और जो पाइपलाइन में है, बस मान ले कि इंडिया में आने के पहले ही आपने पाइपलाइन उसको रोके रखा है, ये तो सिस्टम है आज की तारीख में, वो तो माना भी नहीं जाएगा, उस पर तो जो कानून है लागू भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, और ये जानबूझ ये कह रहे हैं कि जानबूझ के अभी मध्य प्रदेश का जो हाल है, जितने सारे एक्सपेलर वगैरह थे, सभी से ये जो है हमारे साहब के जो दोस्त हैं दोनों, वो लोग तेल खरीद रहे हैं, तो ये सरकार, अडानी साहब खरीद रहे हैं। हाँ। और आपको मध्य प्रदेश में तेल बाजार में नहीं मिल रहा। चंबल के इलाके से जो तो रिपोर्ट आ रही है, डर नहीं है कि माने आखिर चुनाव में तो इनको जाना है, यही तो बात है। क्योंकि आप इस बात को तो हम लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि ये सरकार, जैसे मेरी बात पूछेगा, सरकार जाने वाली नहीं है। हाँ। सरकार को अगर लगेगा कि हम जाने वाले हैं तो कुछ बड़ा गुल खिलाएगी। हम ये आपके जैसे कहने की मैं इजाजत चाहता हूं कि ये सरकार इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। ऐसी सरकारें आती हैं चुनाव से, जाएंगी चुनाव से, इसमें तो मुझे शक है। ये लड़ाइयां कहां जाएंगी, किस हद तक हमें मजबूर करेंगी, किस हद तक जाने के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज ऐसा बता रहा है कि आप मरो जियो कुछ करो। हमको जो कारपोरेट के साथ जो मिलके और उनके लिए जो फायदे की चीजें, उसमें बहुत बड़े बड़े मसले हैं, उतना तो समय आपके पास नहीं होगा। उनका अपना एजेंडा है, जो उनको करना है वो करके ही जाएंगे। अब बेसिकली इनकी रूल थोड़ी है, उसमें टिकैत जो कहते हैं ना कि मोदी सरकार है, और मोदी सरकार से भी ज्यादा वो बोलते हैं कि उनकी सरकार है, अपने जो व्यापारी हैं, इसमें दम है, इसमें दम है, ये दम है। क्योंकि अभी देखिए ना कि आप समझ लीजिए कि अपने भी लोगों की जासूसी हो रही है। तो लेकिन वो तो इस पर तो ये भी है ना कि ये संघ की सरकार है, ये आरएसएस की सरकार है, तो आरएसएस भी तो जनता के बीच में रहती है, उनको नहीं, लेकिन आरएसएस किन की है ये तो बात है। तो ये जो होता है, जैसे ऐसा नहीं कि ये पहली बार, देखिए जब एक मौका अगर मिलेगा तो मैं बोलूंगा, जैसे राजीव गांधी अभी बोल रहे हैं, ठीक है, सारे बिल तो फिर भी पास हो रहे हैं ना, आप कैसे पास होने दें? बिल तो कल ही फिर जनता के लिए सड़कों पर उतरने के लिए कौन रोक दिया है? 14 जो पार्टियां भी बैठी हैं, क्यों नहीं उन्होंने तूफान खड़े कर दिए? क्यों नहीं उन्होंने हल्ला पूरी तरह बोल दिया? ये तो सिंबोलिज्म है, अभी भी सिंबोलिज्म है। क्यों है बता दीजिए? क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं, आप उनके डेटा उठा के देख लीजिए, ठीक है, आज 90% के आसपास फंड बीजेपी को जा रहा है, लेकिन सभी पार्टियों को जाता है। अगर अंबानी ने तो आज से 8 साल पहले कही दिया था, खुल के कहा था कि सारी पार्टियां हमारी ही दुकानें हैं, तो ये तो चीजें हैं। और अंबानी से आज इनका रिश्ता है। और मैं बोलूं एक चीज, जैसे बहुत लोग, अगर आपका समय को हमको रोक दीजिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि ये पप्पू है राजीव, ये राहुल गांधी,
वो पप्पू नहीं है, अभी वो शासन, मतलब मेरा अपना मानना है, केंद्र में शासन में आने चाहती है सरकार, ये कांग्रेस, मेरा ऐसा नहीं मानना है। बहुत संकट की स्थिति है। हाँ, वो इसी के मत्थे फूटे, हाँ, मोदी के मत्थे फूटे, वही आया है। हाँ। लेकिन अभी जो है, अभी पूरा का पूरा क्राइसिस है और पूरा कारपोरेट का कब्जा होना है वो बाकी है। और ये सरकार कांग्रेस नहीं चाहती, इसलिए पप्पू वो बनता है जानबूझ के। एपिसोडिक जो उसकी एक्टिविटीज यूपी में है। हाँ, हाँ, जैसे बाहर की छवि है, देख लीजिएगा, बहुत कुछ अच्छा बन रहा है, हाँ। कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा सा जा रहा है। लेकिन चूंकि एपिसोडिक पार्टी बन गई है, जैसे राजीव गांधी, सॉरी ये राहुल गांधी, तो जैसे यूपी में ठीक है, उनके नीचे के लोग काफी लड़ रहे हैं, लेकिन इनका दौरा तो अभी भी एपिसोडिक है, कभी कभी जाते हैं और ये करते हैं, तब कि ये था। तो ये सारी चीजें हैं, मसला बहुत बड़ा है। और देखिए इसमें एक और भी तत्व है, ये जो अभी देखिए मोनेटाइजेशन है। मोनेटाइजेशन क्या है? आप सरकारी परिसंपत्तियों को यूज करिएगा, उसके रख रखाव पे एक पैसा भी नहीं खर्चा करिएगा, जो मुनाफा होगा उसको आप स्पेकुलेटिव मार्केट में, फिनांस मार्केट में लगाइएगा। ये जो मुनाफा 450% हुआ है इन लोगों का, ये तो फिनेंशियल मार्केट से हुआ है। इसका मतलब टोटलिटी में देखिएगा, जो आपका बजट था पिछले दिनों का, वो तो फिनेंशियलाइजेशन और प्रोडक्शन की तरफ चीज बढ़ गई है, यानी प्रोड्यूस करके मुनाफा नहीं कमाएंगे। कृषि में भी जो आ रहे हैं सारे लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कृषि में कोई उत्पादन बढ़ाने के लिए, वो तो ऑलरेडी हेडेक हो जाएगा ना उनके ऊपर में। इतने सारे 90 मिलियन टन अनाज पड़ा हुआ है, आप समझ लीजिए लेकर। चलिए, ये अजय सिन्हा जी गंभीर बात कह रहे हैं कि जानबूझकर महंगाई के मसले को भी, और देखिए विपक्षी पार्टियों ने भी खुलकर ऐसा विरोध नहीं किया, संसद में मार्च करना, संसद में हंगामा, लेकिन जनता के सवालों पर कोई बातचीत हो, कोई बहस हो, सदन के भीतर कोई बातचीत हो जाए, ये हो नहीं रही है। तो ये तो जनता की गाढ़ी कमाई को एक तरह से पानी की तरह सब दोनों मिल के बहा रहे हैं, और ये चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर, देश की एक बड़ी राजनीतिक खबर जिसको हम कह सकते हैं। शरद पवार एनसीपी के सुप्रीमो, आज उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। इसके पहले देश के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। शरद पवार से अमित शाह की मुलाकात के राजनीतिक मायने जो भी लगाए जाए, ये चर्चा हो रही है कि क्या मायने हो सकता है महाराष्ट्र की सरकार को लेके कोई बातचीत इन दोनों नेताओं के बीच हो रही हो। लेकिन अभी तक न तो शरद पवार की तरफ से और न ही अमित शाह की तरफ से कुछ कहा गया कि इस बैठक के क्या मायने थे। कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में बाढ़ के खतरे को लेकर, महाराष्ट्र में कोरोना के हालात को लेकर इन दोनों नेताओं की बैठक हुई है। लेकिन राजनीतिक कयास लगाने वाले, अटकलबाजी लगाने वाले ये भी कह रहे हैं कि जब से अमित शाह कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, कोऑपरेटिव मंत्रालय के मंत्री बने हैं, तब से शरद पवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हाल ही के दिनों में शरद पवार ने ये कहा था कि केंद्र सरकार भले ही कोई मंत्रालय बना ले, सहकारिता मंत्रालय, लेकिन राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारिता कानूनों में दखलंदाजी करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। हम आपको बताते चलें कि पूरे देश में सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के जो खेल चल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर सबसे बड़ी पकड़ अगर कहीं पर है और सबसे ज़्यादा खेल कहीं पर चलता है तो वो महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी पर सबसे बड़ी पकड़ शरद पवार और उनके परिवार की। हाल ही में ईडी ने शरद पवार के भतीजे अजित पवार के कई ठिकानों पर छापा मारा। उसमें उनकी पत्नी के चीनी मिल पर भी, जो 65 करोड़ की लागत की वो चीनी मिल बताई जा रही है, उस पर भी छापा मारा गया। तो ये बताया जा रहा है कि ये असल में ये जो मुलाकात हो रही है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो खेल है उसको सेट करने के लिए। तो क्या एक अलग से मंत्रालय इसीलिए बनाया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पर हमारी भी पकड़ हो, और उनकी बेचैनी क्या इसीलिए है? 2013 में गुजरात के हाई कोर्ट ने संविधान में संशोधन करते हुए ये, उस समय भी ये मसला उठा था कि राज्यों की सरकार द्वारा बनाए कानून में छेड़छाड़ करने की अनुमति केंद्र सरकार को नहीं है। तब 2013 में गुजरात के हाई कोर्ट ने भी ये सोल्यूशन दिया था और ये बताया था कि केंद्र सरकार को राज्यों द्वारा बनाए गए कानून में फेरबदल करने या उसमें छेड़छाड़ करने की कोई अनुमति नहीं है और वो नहीं कर सकती है। तो अब
इन दो बड़े नेताओं के बीच मुलाकात दर मुलाकात क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को साधने की है या उस खेल में जो कमाई होती है उसके बंटवारे की है? आप इसको किस तरह से देखें? हाँ, ये रविरंजन जी, ये मसला बहुत दिलचस्प है और इसके हाँ। पीछे की कहानी अमूमन काफ़ी लोग कम जानते हैं। जी। मसला ये है कि अगर महाराष्ट्र में जो सरकार है उसको तो गिराने के पक्ष में शरद पवार हाँ, नहीं है। नहीं। आप पूरा हाँ। रिकॉर्ड देख लीजिए, हाँ, कहीं नहीं आपको मिलेगा। बल्कि कांग्रेस गिराने के लिए लगातार लगी। आप अगर देखिए उस हाँ। एक्टिविटीज को, पता नहीं क्यों, मतलब हाँ। इसीलिए देखिएगा कांग्रेस सरकार का या तो वो शिवसेना के साथ असहज महसूस कर रहे हो या जो भी हो, वो लेकिन नहीं चाहते हैं। और दूसरा एक है कि मैंने बीजेपी को इसीलिए, अच्छा सरकार, मोदी सरकार चाह रही है कि महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ हो, गिरे, सरकार गिर जाए, अस्थिर हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा शरद पवार बने हुए हैं। शरद पवार का जो व्यक्तित्व है वो एक तरफ कोऑपरेटिव माफिया हैं लेकिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। हाँ, और राजनेता के तौर पर। हाँ, और दूसरा एक और बड़ी खूबी है जो पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, वो ये है कि वो किसी मंदिर, धर्म, कभी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो जाते भी नहीं है। नहीं जाते, माने एक तरह से नास्तिक। तो वो, हाँ, ना वो टोपी पहनते हैं नमाज वाली, ना वो किसी ये में जाते हैं, इस कभी नहीं रहे। और जो कानून बना था अंधविश्वास के खिलाफ, वो उनके टाइम में ही बना था। अच्छा। अगर आपको याद होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी उसको माने उन पर दबाव बनाना चाहती है तो एक ही तरीका था। हाँ, जो अभी वो कर रही है। हाँ। ठीक है, शरद पवार को साधना है। हाँ, तो इस तरीके से करना है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का ठीकरा आप उन पर नहीं फोड़ सकते। कुछ मुस्लिम, प्रो मुस्लिम, ये भी ऐसा भी आपको नहीं करना पड़ेगा। हिंदू फंडामेंटलिज्म उनके खिलाफ उठाने का आपको नहीं मौका मिलेगा। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। तो ये ही हो रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ईडी इनका हथियार है, सीबीआई इनका हथियार है, उसका उपयोग अलग से मंत्रालय बना लेना, अभी हाल में ये मंत्रालय, और ये तो फेडरलिज्म पर भी चोट है। आप अगर ऐसे बात करें, और सीधे सीधे मसला यही है कि पूरे भारतवर्ष में कोऑपरेटिव मूवमेंट काफी मजबूत रहा है एक टाइम में, उसको साधने का है। और उसमें चूंकि सभी लोग फंसे हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग जो भी कोऑपरेटिव, हाँ, उसमें वो है सभी जो भी हो, एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चंदा उगाही करने का भी एक उपक्रम था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए, यानी ईडी हाथ मारेगी तो लोग फंसेंगे और फिर उन पर पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा और उनको फॉल इन लाइन। बिहार में भी बरसों से एक परिवार का कोऑपरेटिव सोसाइटी पर रहा। उसके पहले तपेश्वर सिंह हुआ करते थे कांग्रेस के नेता, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनका अधिकार था। महाराष्ट्र में शरद पवार का एक अधिकार है और काफ़ी पैसा मैंने वहाँ से ये है। तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि अमित शाह से मुलाकात हो रही है शरद पवार की। शरद पवार प्रधानमंत्री से भी मिल रहे हैं और शरद पवार ने खुलकर कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जो कानून राज्यों की सरकार ने बनाया है उस पर केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है उसमें फेरबदल करने का। तो ये कहना नहीं होगा कि निश्चित रूप से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को साधने वाली बात है और शरद उनके जरिए नेताओं को भी साधने का, जो पकड़ाए जाएंगे वहाँ पकड़े जाएंगे उनको। ये मसला है। अगर महाराष्ट्र में अगर आपको सरकार गिरानी है तो शरद पवार जैसे मजबूत नेता को घुटने पर अगर लाना है तो ये एक नया उपक्रम हाथ लगा है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को वो चेक कर दीजिए, उसके बाद इन बड़े नेताओं को हम कर सकते हैं। चलिए, नेताओं की मुलाकात में एक खास मुलाकात दिल्ली में आज और हुई है। बिहार की राजनीति के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति से इसका सीधा जुड़ाव है। लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले 3 दिनों से बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। कल उनकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई थी, आज उनकी मुलाकात शरद यादव से हुई है। बिहार के मधेपुरा से कई बार सांसद रह चुके शरद यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके और पिछले दिनों नीतीश कुमार से जब उनकी अनबन हो गई, पार्टी छोड़कर उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली। उस समय ये चर्चा थी कि वो पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी में मर्ज कर जाएगी। हालांकि उस समय उनकी तबीयत खराब हो गई, शरद यादव की तबीयत खराब हो गई, लालू प्रसाद यादव भी जेल चले गए, उनकी भी तबीयत खराब हो गई और ये बात रह गई। लेकिन अब जब वो सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आतुर दिख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, तो आज उनकी मुलाकात शरद यादव से हुई है। तो ये उम्मीद, माने ये कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या शरद यादव की पार्टी मर्ज कर जाएगी राजद में। राजद जो मुलायम सिंह यादव को सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में
उनके अलायंस में जा सकते हैं। महाराष्ट्र वाले शरद यादव नहीं, शरद पवार की पार्टी एनसीपी, पहले से मुलायम सिंह यादव से उनका अलायंस है। अब राजद भी उसके लिए तैयार है। शरद यादव के आ जाने से शायद ये लोग मजबूत हो जाएं। क्या यही सब कवायद चल रही है? हाँ, कवायद तो वही चलेगी। अगर बुर्जुआ पॉलिटिक्स है हाँ। तो सत्ता तो सारी कवायदों की जड़ में होती है, तो ये भी होगी। दिक्कत देखिए, मतलब एक तो ये है कि जो सरकार है केंद्र में कम्युनल है, फैसिस्टिक है, वो तो उन्हें अभी कुछ कहने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बाकी लोग भी जानते हैं कैसे ये काम कर रहे हैं, कैसे ये करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं, पर्दे के पीछे पर्दे के बाहर क्या गेम चलता है, कितनी झूठ बातें होती हैं। दिक्कत ये है कि सारे लोग जो बुर्जुआ पार्टियां हैं, जो सत्ता के खेल में एक दूसरे को ये लगी हुई हैं, उनके पास अलग से कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ, और कोई एजेंडा भी नहीं, एजेंडा नहीं है। जैसे महंगाई पर ही क्या बोलेंगे, हाँ, करेंगे क्या करेंगे? तो ये इनके साथ प्रॉब्लम है। इसीलिए एक ही है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप मोदी सरकार को हराना चाहते हैं आने वाले चुनाव में, तो आपको ऑल्टरनेटिव कुछ, अच्छा ऑल्टरनेटिव में क्या, जैसे कांग्रेस पर अभी भी जनता का भरोसा वैसे करके है नहीं। इन पार्टियों को भी लोगों ने सरकार में देखा है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो कह सकती कि हमने शासन नहीं चलाया, हमने भाई मेरा शासन नहीं देखे हो देख लो, ये कहने के लिए तो किसी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो कांग्रेस लगभग उसकी कोई पहचान ही अब खत्म हो गई है। आप देखिए, एक डेटा दे रहा हूँ कितना भयावह है। ये जो दिसंबर माने इधर मार्च अप्रैल में जो ये जो यजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में अमित भोसले हैं, उनके डायरेक्टर हैं, वो जो शोध संस्थान चलाते हैं, उनका एक डेटा आया है, बहुत भयानक है। लगभग 320 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख लोग मध्यम वर्ग से नीचे चले आए इस कोरोना संक्रमण काल में, एक साल के अंदर। ठीक है, लोग जो जीवन जी रहे हैं, मध्य वर्ग का एक बड़ा सेक्शन अपने एसेट को खर्च करके कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। नौकरियां खत्म हो गई, उनके पैसे खत्म हो गए, उनको बाकी चीजें भी दिक्कत में हैं। 23 करोड़ लोग अतिरिक्त गरीब रेखा के नीचे चले आए। ये स्थितियां हो गई हैं। महंगाई आप देख रहे हैं, पेट्रोल का दाम आप देख रहे हैं, ये खेती किसानी की स्थिति तो आपको पता ही है। तो ये जो सारी स्थिति है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? क्योंकि ये महंगाई सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स की नहीं है, इसको याद रखना चाहिए। लेकिन कोई एक नेता भी अडानी के खिलाफ, माने अडानी के खिलाफ बोला जाता है, राजीव गांधी राहुल गांधी खूब बोल रहे हैं, लेकिन उनकी सट्टेबाजी पर चुप्पी है। जबकि महंगाई का, खास करके खाद्य तेल और बाकी चीजों का, इसमें छोड़ दीजिए तो बाकी चीजों का, पेट्रोल और डीजल को छोड़ी तो बाकी चीजों में तो सट्टेबाजी चल रही है। खाने पीने की चीजों में विपक्षी पार्टियां खुल के सड़क पे नहीं आ रही हैं और जनता को लड़ने के लिए आह्वान नहीं करती हैं। सदन में हंगामा कर लेना, वॉकआउट कर देना, ये कर, लेकिन आप रोड पर तो नहीं उतर रहे पब्लिक के सवाल को लेकर। एक तो और भी है, हम लोग को तो मैंने, अगर मैं बोल सकूं, हाँ जी, बोलने की इजाजत तो मैं बोलूं कि सदन में ये बहस खुद नहीं करते, मेरा तो मानना है। हाँ, ये तो खुद भी नहीं करते। और सिर्फ जैसे एक दूसरे पर दोष जरूर देते हैं, लेकिन सदन में बहस विपक्षी पार्टियां भी नहीं चाहती हैं। हाँ, ये हमारा मानना है, हम अपने तरीके, क्योंकि इनके पास भी कोई ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव क्या है? महंगाई को बढ़ाने का, ये कांग्रेस रेजिम में लोगों ने देखा है, महंगाई बढ़ी है, वहां भी बढ़ी है। 200 कृषि का क्या हाल है, लोग उसमें भी किसान आत्महत्या कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हाँ, ये हुआ ये है कि मजदूरों किसानों पर जुल्म अत्याचार बढ़ा है, ज्यादा नग्न रूप से हुआ है। कांग्रेस थोड़ा सहम के छिप के करती थी, रुक के करती थी। कांग्रेस जैसी पार्टी भी है, क्योंकि इतना बड़ा, जैसे इतना फासिस्टिक तरीके से जन सरोकारों पर हमला बोलने के लिए एक चाहिए था, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा संगठन जो प्रतिक्रियावादी विमर्श चला ले और लोगों को बांट के रखे। ये कांग्रेस की ताकत नहीं है। देखिए, बीजेपी आरएसएस से अलग जो पार्टियां हैं, उनमें अंतर अगर बोलिएगा तो सिर्फ इतना ही है, पॉलिसीज के तौर पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि इनके पास आरएसएस जैसा एक सुगठित संगठन, लंबा अनुभव वाला संगठन है, और वो झूठ की पॉलिटिक्स, सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स, शैडो विमर्श की पॉलिटिक्स और राष्ट्रवाद के नाम पे घिनौनी पॉलिटिक्स करना जानती है। इतना ही का फर्क है। उसके पास काडर है, उसके पास असीम अपने एक क्षमता है, बाकी पार्टियों के पास नहीं है। और जो रेजिम चेंज हुआ
और अभी भी जो रेजीम चेंज नहीं होने की संभावना है केंद्र में, जो कांग्रेस की असफलता आप देखने लगेगा जैसे कि कांग्रेस अक्षम हो गई है, पप्पू लोग हैं, कोई जैसे नेता ही नहीं है कांग्रेस में। ये बेसिकली मुझे लगता है कि इसकी वजह यही है कि कांग्रेस खुद भी शासन में आने की स्थिति में नहीं है, इच्छा भी नहीं है, क्योंकि अभी संकट बहुत बड़ा है और उसको झेलना नहीं चाहिए। अजय सिन्हा जी गंभीर बातों की ओर हमारा इशारा कर रहे हैं। दर्शकों को एक बार ये बताते हुए कि विमर्श न्यूज लाइव पर हर रोज शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर चर्चा हम करते हैं। आप भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। अजय सिन्हा जी जिन बिंदुओं की ओर इशारा करा रहे हैं वो गंभीर बात है और ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी हमारी। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और इस चर्चा में शामिल होइए। आज देश के लिए गौरव की बात है ये, हालांकि ये कल की खबर को हम आज इसलिए ले रहे हैं कि आज इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भारत के TS तिरुमूर्ति ने, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है इन दिनों, तो त्रिमूर्ति ने ये कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति परिषद के सभी सदस्य देशों के लिए चिंता की बात है और अफगानिस्तान में जो तालिबान जो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आतंकवादी शिविरों को वहाँ पर हम नहीं लगने दे सकते क्योंकि वो भारत की सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। आपको ये बताते चलें कि इसी महीने की कल ही माने 1 अगस्त से भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता स्वीकार की, वो अध्यक्षता कर रही है। इस महीने के बाद इसके आखिरी महीने में भी माने इस साल के आखिरी महीने माने दिसंबर में एक बार फिर भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। आज अध्यक्ष के तौर पर भारत की तरफ से ये जो कमेंट हुआ है कि तालिबानी शिविरों को अफगानिस्तान में नहीं लगने देना चाहिए, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये एक गंभीर बात है। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भारत उसमें अध्यक्ष बना, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और पहले ही हमारे अध्यक्ष ने ये कह दिया है कि स्वतंत्र, शांतिपूर्ण लोकतंत्र और स्थिरता अफगानिस्तान में हम देखना चाहते हैं, तो ये हम देखेंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे। आतंकवाद, शांति रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ये 3 सवाल थे भारत की तरफ से जो हम कायम करना चाहते हैं। तो भारत की तरफ से अध्यक्षता करते हुए सुरक्षा परिषद में आज एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसको हम अपने विदेश नीति के तौर पर भी हम देखेंगे कि क्या श्रीलंका वाली समस्या फिर यहाँ कर तालिबान को सीधे सीधे आप उसको आप कुछ कर सकते हैं, क्या अफगानिस्तान को आप हेल्प कर सकते हैं या करने की स्थिति में है या नहीं करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन भारत जो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर जो कह रहा है, इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? माने एक तो ये है कि जो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने कहा है वो देखिए बहुत मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर बात माने सुरक्षा परिषद में अमेरिकी दखल है, आप जानते हैं, चीनी दखल है, बाकी जो पश्चिमी देश है उनकी दखल है, तो वो तो खुद ही वहां से हट गए। तो अब उसके बाद सुरक्षा परिषद के द्वारा ये बात कहलाने का क्या मतलब है? अगर आप हट गए और आप वहां पर में कत्लो गारत करके लौटे और सारी लोगों की भावनाएं आपके खिलाफ हैं और जो उन भावनाओं को क्वाइन करेगा, तो वहां पर एक तालिबान है, उसको उसने ग्रेविटेट कराया है, तो अमेरिका हट गया। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो है कि अमेरिका थक हार करके लौटा, एक दूसरी बात भी है कि जानबूझ करके चीन को तंग करने के लिए, ये भी एक समझ काफी है। हालांकि हम इस बात का समर्थन मुझे नहीं लगता, क्योंकि चीन को कितना तंग कर पाएगा तालिबान मुझे नहीं समझ में। लेकिन आज एक खबर इस तरह की आई थी कि चीन भी थोड़ी परेशान है कि तालिबानी उनके खिलाफ भी कुछ ये कर सकते हैं उन्हें। हाँ, तो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों चीजें हैं। अब भारत के बारे में, भारत तो ऑलरेडी एक वार्ता शुरू कर दिया है तालिबान से, आपको अगर मालूम होगा तो। ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए ये सब राजनयिक बातें हैं, बाहर में कुछ कहा जाता है, अंदर में कुछ और प्रैक्टिस किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। और बाकी टीवी पे और मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बातें, स्टेटमेंट्स और बाकी जो ये प्रवक्ता बैठते हैं, वो दरअसल एक बाहरी आवरण है। असल में तो राजनयिक बातें हैं और अंदर खाने में कई एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं डाले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने तालिबान के बास्केट में अंडे ही नहीं डाले, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो ये सब ही हैं और सारे स्रोत खुले हुए हैं, लेकर के रिश्ते अच्छे हैं। तो थोड़े दिन तो मान लीजिएगा अगर वह तालिबानियों का ही कब्जा होना है
या वही सरकार चलाएंगे तो भारत को सबसे तो बड़ी बात है कि क्या अमेरिका ने तालिबान को समर्थन देना बंद कर दिया है वास्तव में? पहले तो ये बात भी है, ठीक है। और दूसरी बात है एक कि इस पूरे जोन में, मतलब जो दक्षिण एशिया का या पूरे एशिया का ले लीजिए, उसमें भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। आज की तारीख में अगर एक्सिस का देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान का जो ये है नया, तो उसमें हिसाब से देखें तो पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्सिस है। भले आपको भारत इसके सहारे चाइना से लड़ने की एक कवायद कर रहा है या उसको निपटने की कवायद कर रहा है। ये सारे मामले में अगर आप देखेंगे और आपके यहाँ खुद एक हिंदुत्व के नाम पर आप एक फंडामेंटलिस्ट फोर्स को आगे ला रहे हैं, तो उसका तो रिएक्शन होना है। अगर भारत सचमुच में एक महाशक्ति या विश्व गुरु बनने की अगर बात सोचता है, यहाँ का रूलिंग क्लास, यहाँ की सरकार अगर सोचती है, तो सबसे पहले तो इसको यहाँ अपने देश में ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसका तो रिएक्शन होगा तो तालिबान को मदद ही करेगा। बिल्कुल। और आप इसको रोक नहीं पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन एक खबर जो हमारे लिए कह सकते हैं वो मायूसी भरी है, लेकिन उम्मीद अभी कायम है। टोक्यो ओलंपिक में आज सुबह भारत और बेल्जियम के बीच सेमीफाइनल मैच हुआ, पुरुष हॉकी का मैच हुआ, और जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। पहले ही हाफ में भारत ने ताबड़तोड़ 2 गोल दाग दिए और एक समय तो ऐसा लगने लगा कि बेल्जियम से भारत बहुत आगे चल रहा है। लेकिन आखिरी समय में 11 मिनट जब खेल बाकी रह गया था, तब बेल्जियम की तरफ से लगातार 5 गोल किए गए और जिससे भारत सेमीफाइनल में हार गया। हालांकि भारत की टीम 41 सालों बाद ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची। ये भारत की एक बड़ी जीत इसको उसके तौर पर हम कह सकते हैं। खेलों के उसमें हमारा सुधार हुआ। दोनों ही टीमें, महिला टीमों की अभी तो उम्मीद बाकी है, उनको सेमीफाइनल खेलना है, अर्जेंटीना के साथ उनको खेलना है। भारत को अब कांस्य पदक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो अब दूसरी सेमीफाइनल मैच हो जाएगी और उसमें जो टीम हारेगी उसके साथ भारत को कांस्य पदक के लिए लड़ना होगा। अर्जेंटीना के साथ महिला हॉकी टीम की मैच सेमीफाइनल मैच होने वाली है। ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारे देश की बेटियों ने, जिनके कंधे पर इस समय मेडल लाने का पूरा वो आ गया है, बोझ आ गया है उनके ऊपर, और लगातार वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, महिला हॉकी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इधर जो मायूसी लगी है ओलंपिक खेलों में, पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल तक 41 सालों बाद पहुंची, तो ये अच्छी बात है कि पहुंची। प्रधानमंत्री ने भी उसकी सराहना की है। इसके साथ ये खबर हम आपको जोड़ते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घोषणा की है कि 15 अगस्त को जो समारोह होगा लाल किला पर, वहाँ भारत के ओलंपिक टीम में जो भारतीय खिलाड़ी, जो ओलंपिक टीम के खिलाड़ी हैं, वो विशेष अतिथि के तौर पर वहाँ पर उनको निमंत्रण दिया गया है और वो वहाँ पर आएंगे। तो चलिए, खेलों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कुछ सुधार हुआ। इस बार सबसे बड़ी टीम ओलंपिक में गई, माने क्वालिफाई किया, माने चुन के गए, अच्छा प्रदर्शन भी किया। कई बार वो तो कांस्य पदक तक गए या फाइनल तक गए, तो ये सब हुआ। आप इसमें और सुधार की उम्मीद रखते हैं? मतलब लगता है कि कुछ होगा? ये सबसे बड़ी बात है, आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि खेल पर तो बजट घट गया है। घट गया। आप शिक्षा पर बड़ी बड़ी बातें पिछले साल आपने की, और रिजल्ट ये है कि शिक्षा का बजट तो गिर गया। तो ये तो है। अब इसको कॉन्ट्रडिक्शन कह लें कि पाखंड कह लें, अगर मैं जो कह लें, तो अपनी नरेंद्र मोदी जैसे पॉलिटिक्स करते हैं, आपको इन्हीं पर तो पॉलिटिक्स वो करते हैं। लोग को बुला के पैर धोना, सफाई कर्मियों की जिंदगी की सुरक्षा आपने नहीं कोई करवाई। पीवी सिंधु के साथ आइसक्रीम खाएंगे, वो आइसक्रीम खाएंगे। तो सिंबोलिज्म सही है। जैसे एक कोई आदिवासी महिला, अगर कोई आगे कोई लड़की अच्छा काम करती है पढ़ाई में, लिखाई में, किसी में, आप उसको पूरा पोस्टर बना करके रखते हैं, और बाकी और उसी को सामने करके आप बाकी आदिवासी जो महिला, लड़कियां, औरत, पुरुष जो भी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो एकदम आदमखोर अवस्था चली गई है, आप उसको छुपा लेते हैं। तो असली बात तो यह है कि आपने बजट घटा दिया साहब, और आपने शिक्षा पे बजट दिया, स्वास्थ्य पे बजट घटा दिया साहब। आपने सारी जो जन सरकार की जो बजट थी, के जो बजट थे, वो सारे आपने प्रावधान घटा दिए हैं। तो सरकार बुरी है, बहुत बुरी। आप देखिए ना, कहाँ आपको कंसोल करना पड़ रहा है।
कि 41 सालों बाद सेमीफाइनल में सेमीफाइनल पहुंचे। में। यहाँ पे कंसोल करना पड़ रहा है आपको, और इस पे ही लग रहा है कि चलिए ठीक है कुछ तो ये हुआ, जबकि हिस्ट्री तो इससे अच्छी भी रही है, थोड़ी अच्छी भी रही है। हम लोग गोल्ड मेडल भी लिए हैं, इस बार तो गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंचे, तो अभी तक तो नहीं पहुंचे, तो ठीक है, जैसे हर चीज को मैग्नीफाई करके उसको बबल्स पॉलिटिक्स में ले आते हैं लोग, तो अपना नरेंद्र मोदी को इसी से काम चलाना है। लेकिन जनता, मैं अंत में कह रहा हूं, देखिए मोदी सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बहुत भड़का हुआ है, खास करके महंगाई से, और किसानों का गुस्सा भड़का हुआ है, ठीक है। मध्य वर्ग का भी एक बड़ा तबका जो है आज, माने इनके काडर को दिक्कत हो रही है, ठीक है। और जितना ही ऑफेंसिव थे मोदी के कि कोई आलोचना कर दे तो करते, ये स्थिति नहीं है, और देश जो है आंदोलन के विस्फोट के मुहाने पे खड़ा है। हम लोग नहीं जानते हैं कि आगे क्या रुख लेगा, लेकिन आने वाला दशक शायद भारत के लिए दूसरे छोर से शुभ है, यानी जनता की जागृति बढ़ी है, जनता बड़े बड़े आंदोलन की राह पर बढ़ रही है, दूसरी ओर से बहुत शुभ है। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि ओलंपिक में हमारे देश की लड़कियां कुछ अच्छा कर पाएंगी, और इस उम्मीद के साथ कि भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, सीबीएसई 10वीं की आज उसका रिजल्ट घोषित हो गया। 99.4% बच्चे पास हो गए हैं। 16,000 बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया है, हालांकि एक सप्ताह के भीतर जैसा कि सीबीएसई ने कहा है कि उसे भी जारी करेंगे। जो बच्चे रह गए वो मायूस नहीं हो, परीक्षाएं जीवन की परीक्षा नहीं है, परीक्षाएं होती रहती हैं। इस बार तो मार्किंग जो जिस तरह से हुई, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई और एक जनरल मार्किंग के आधार पर ये रिजल्ट निकाला गया। सभी छात्र जो पास हुए, छात्र छात्राएं, सभी को बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं उनके लिए। और इसके साथ एक छोटी खबर हम आपको ये बताते चले कि बिहार के सिवान जिले के अमन पासवान, एक छात्र जो चीन में थे, वहाँ पर उनकी हत्या हो गई है और उनका पूरा परिवार मायूस है। लोग ये मांग कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय से भी और दूतावास से ये बातचीत चल रही है कि कम से कम उनकी डेड बॉडी वापस लाई जाए। चीन में एक छात्र की हत्या होने के बाद वहाँ की पुलिस ने ये कहा है कि दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो कोई चीनी नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश का नागरिक है, जैसे कि वहाँ से खबर आ रही है। तो अमन पासवान के परिजनों के साथ भी विमर्श न्यूज़ खड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे दूतावास की तरफ से ये आएगा कि उनकी बॉडी कम से कम उनके परिजनों को मिल सके। चीन की तियानजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी के छात्र थे अमन पासवान, जिनकी हत्या हो गई है। अब दूतावास से ये कहा जा रहा है कि उनकी बॉडी लाने की कोशिश हो रही है। तो चलिए, ये थी आज के दिन भर की 5 बड़ी खबरें, और 2 एक छोटी खबरों को हम लोग चर्चा में इसलिए शामिल कर लिए कि हम लोग इस खबरों को महत्वपूर्ण समझ रहे थे और इसको शामिल किया गया। कल शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। आप भी जुड़ जाइए शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।